हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी एग्ज़ाम की, खास करके मैं एसएससी जीडी वालों से मैं बोल रहा हूं। तो आज का ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होगा। आज मैं जीएस आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, तो बस आप अपने कानों में हेडफोन को लगा लीजिए और इसे सुनते चले जाइए। अगर आपको नहीं मज़ा आए तो आप मुझे कहना, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ी सी बातें बाद में करूंगा। ये दोस्तों मेरा वाइट बोर्ड है, तो मुझे क्वेश्चन विजिबल नहीं होती, इसके लिए मुझे एक और फ़ोन की सहारा लेनी पड़ती है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो इसे लिया गया है दोस्तों यूएसए से लिया गया। यूएसए का मतलब क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात अमेरिका से लिया गया, जिस देश का राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन में क्या है, पहला नंबर ऑप्शन में है दोस्तों ब्रिटेन। क्या ब्रिटेन से भी कुछ लिया गया क्या? हाँ, ब्रिटेन से भी बहुत कुछ लिया गया। क्या क्या लिया गया है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसे लिखते चले जाते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, एकल नागरिकता। क्या लिया गया है, एकल नागरिकता। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था वहीं से लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता वहीं से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था वहीं से लिया गया है। और जो हमारे देश में दो संसद है, दो जैसे एक लोकसभा है और उसके साथ साथ राज्यसभा भी है। ठीक है, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया है, द्विसदनात्मक व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से ही लिया गया है। दोस्तों आपको सेकंड नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा दक्षिण अफ्रीका। क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रिटेन। ठीक है, चलिए मैं आपको बताते ही चलूँगा। ठीक है, मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं, आप मेरे बातों को सिर्फ आप गौर से आप सुनिएगा। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया। इसके साथ साथ ही राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को, राज्यसभा है ना, उसमें जो सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में है जापान। क्या जापान से भी कोई चीज़ लिया गया क्या? हाँ, जापान से भी लिया गया। क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। मैं जल्दी बस इसे तुरंत शॉर्ट में ख़त्म करूंगा, तो आप इसे गौर से सुनिएगा। भारत में भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था आर्टिकल 124 में किया गया है, 124 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जस्टिस होता है वो रिटन फॉर्म में होता है, लिखे हुए फॉर्म में होता है, ताकि अगर वैसा ही केस कोई दूसरे हाई कोर्ट में अगर जाए तो जज को उस तरह के फैसले सुनाने में, जस्टिस करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है वहाँ की कार्यवाही करने के लिए, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा का सिर्फ बस प्रयोग किया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट है वो आम लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इसका स्थापना कब किया गया, तो भारतीय राज्य जब एक गणतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य जब बना भारत, उसके जस्ट 2 दिन के बाद, तो कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को बना। तो उसके 2 दिन के बाद अर्थात 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया संपूर्ण रूप से। ठीक है, एक अपना स्वतंत्र भारत के लिए। अगर मैं इसके साथ मैं बात करूं कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में, सबको पता होगा। ठीक है, अगर बात करूं कि दिल्ली में कहाँ पे, तो दोस्तों तिलक मार्ग में स्थित है। अगर मैं इसके साथ में बात करूँ कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो ये 22 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें कुल 15 मंजिल हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपील के अंतिम अदालत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के बाद तो कोई अदालत है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है, तो आपका आंसर होगा 6 माह का। क्योंकि जो संसद का अधिवेशन होता है ना, संयुक्त अधिवेशन, वो कम से कम 2 बार 1 साल में होता ही होता है। जो 2 बार कम से कम 1 साल में होता है।
अर्थात 6 महीना में एक बार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता। 2 बार से ज़्यादा हो सकता है, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, लेकिन 2 बार कंपलसरी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं संसद के बारे में कि संसद का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, कौन सा अनुच्छेद में किया गया, कौन सा भाग में किया गया। तो अगर हम भाग के बारे में बात करें तो इसका उल्लेख किया गया भाग 5 में, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में किया गया। दोस्तों अनुच्छेद 79 के तहत इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि संसद के 3 अंग होंगे। कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होगा। क्या? लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग हैं अनुच्छेद 79 के तहत। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 252 हो सकते हैं। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, तो आपका आंसर होगा 245। इसके साथ अगर मैं बात करूं लोकसभा का वर्णन कौन सा आर्टिकल में किया गया है, तो लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जनता का सदन कहा जाता है और लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सदन को? तो लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं, यहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बात कर लिया भाग के बारे में, इसके साथ ही मैंने बात कर लिया संसद के 3 अंग के बारे में, और इसके साथ मैंने बात कर लिया कि राज्यसभा और लोकसभा के बारे में मैंने बात कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 बार तो आवश्यक है ही है। 2 बार से अगर ज़्यादा बार हो जाए तो ठीक है, लेकिन कम से कम 2 बार आवश्यक है। अच्छा, अगर संसद का बात आया तो मैं थोड़ा सा एक बात और बता दूं कि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी संसद का सदस्य और राज्यसभा के लिए भी चुना जाता है और लोकसभा के लिए, दोनों जगह से उलट जाता है। तो दोनों जगह से कहीं ना कहीं से अगर उसका सिलेक्शन, निर्वाचन दोनों जगह में हो जाता है, राज्यसभा में भी हो जाता है और लोकसभा में, तब क्या होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो राज्यसभा का भी संसद का सदस्य रहेगा और लोकसभा का भी रहेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस स्थिति में दोस्तों एक अधिनियम बनाया गया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। क्या? भारतीय संविधान के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अगर कोई संसद का सदस्य अनुच्छेद 101 के तहत अगर दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो 10 दिनों के भीतर उसे एक सदन से इस्तीफा देना होता है, त्यागपत्र देना होता है, या तो राज्यसभा से या तो लोकसभा से। कितने दिनों के भीतर? तो 10 दिनों के भीतर। अगर वो ऐसा करने में विफल होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी राज्यसभा की संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? दोस्तों आप सभी ने फेस करा होगा डीमोनेटाइजेशन को, अर्थात विमुद्रीकरण को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विमुद्रीकरण हो जाएगा। दोस्तों जब भारत के प्रधानमंत्री, अभी ये वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर 2016 को यह घोषणा की गई थी कि अब से 500 और 1000 रुपये का नोट लीगल टेंडर नहीं है, अर्थात 500 और 1000 रुपये का नोट का प्रचलन अब खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? विमुद्रीकरण कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो पहली बार विमुद्रीकरण की व्यवस्था को लागू किया था। चाहे तो विश्व का भारत में पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया था और इससे पहले कब बंद किया गया था। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत में सबसे पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया था, तो वर्ष 1946 में किया गया था, और अभी वर्तमान में किया गया था 8 नवंबर 2016 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा, जो सबसे वृद्ध प्रधानमंत्रियों में से एक है और सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री माना जाता है इसे, मोरारजी देसाई को। ठीक है, ये दोस्तों सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले भी यही हैं, मोरारजी देसाई जी हैं। ठीक है, तो देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा सन 1978 में भी विमुद्रीकरण किया गया था, और उस समय 1000 और 5000 रुपये के नोट को लीगल टेंडर में नहीं रखा गया, 1000 रुपये और 5000 रुपये के नोट को। और भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण किया गया था 1946 में, और पूरे विश्व में सबसे पहले विमुद्रीकरण किया गया था यूएसए के द्वारा। कब? तो आपका आंसर होगा 1873 में। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है?
अयोध्या, ठीक है। तो अयोध्या आप सभी को पता होगा, वहीं पे दोस्तों राम मंदिर बन रहा है रामलला की, ठीक है। तो अयोध्या कहाँ पे स्थित है, अयोध्या कौन सा जो अगर बात करा जाए कि अयोध्या कौन सा राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर होगा यूपी में। योगी आदित्यनाथ की एरिया है वो, ठीक है। तो स्थित है यूपी में, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी पर कौन सा प्रांतीय राजधानी स्थित है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, प्रांतीय राजधानी मतलब वो राजधानी होना चाहिए, प्रांत का मतलब होता है राज्य, यानी वो किसी राज्य का राजधानी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना, कोलकाता, ये दोस्तों किसी न किसी राज्य का ये राजधानी है। लखनऊ यूपी का है, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा का है, पटना बिहार का है, और कोलकाता किसका है, तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल का। अब हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा प्रांतीय राजधानी कौन सा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, तभी तो हम बना पाएंगे ना कि गंगा नदी के किनारे कौन सा प्रांतीय राजधानी स्थित है। देखो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है महानदी के किनारे स्थित है, पटना एकमात्र ऐसा है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है दिए गए ऑप्शन में, और चौथा दोस्तों डी कोलकाता, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि बंबू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है, बंबू नृत्य। तो दोस्तों बंबू नृत्य किसका आदिवासी नृत्य है, तो कुकी एवं नगाओं का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कुकी एवं नगाओं का यह एक आदिवासी नृत्य है। चलिए हम लोग बात करते हैं ये कहाँ मनाया जाता है, भारत के कौन से राज्य में। तो दोस्तों भारत का ये मनाया जाता है मिजोरम राज्य में, इस नृत्य को मनाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें क्या किया जाता है। दोस्तों बंबू का मतलब बांस होता है, BAMBW, आप सभी को शायद पता होगा। इस समय क्या किया जाता है इस नृत्य के समय, देखिए बांस को क्षैतिज रूप से और क्रॉस रूप से लगा दिया जाता है ऐसे ऐसे करके, और उसी में बंबू नृत्य किया जाता है। ये दृश्य जो आपको दिख रहा है कहाँ का नृत्य है, तो आपका आंसर होगा मिजोरम का। चलिए हम इसके साथ साथ बात करते हैं कि मिजोरम का और जो वहाँ पे मिजोरम में और कौन कौन सा नृत्य मनाया जाता है। तो दोस्तों चेलम, चेराव, चंगलाम, जंगलाम। चलिए मैं थोड़ा सा इसे लिख देता हूँ, कौन कौन सा, चेलम, चेराव, जंगलाम और थंगलाम। आपको इसे याद करना ही पड़ेगा। एक है दोस्तों खल्लम। बस आप मेरा क्लास में जुड़े रहिए, आपको मैं धीरे धीमे करके मैं सब कुछ मैं याद करा दूंगा, बस आप सुनते चले जाइए, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया बंबू नृत्य के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ ये स्थित है प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे, प्रशांत महासागर में स्थित है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पानी का बगीचा भी इसे कहा जाता है, और इसे 1981 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। कब, 1981 में, ठीक है। अगर मैं इसी के साथ में बात करूं कि प्रशांत महासागर में क्या कोई ट्रेंच है क्या, हाँ, प्रशांत महासागर में पूरा विश्व की एक सबसे गहरी ट्रेंच है जिसे कहा जाता है मैरियाना ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है गर्त, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। इसकी लंबाई, जिसकी गहराई कितनी है, तो आपका आंसर होगा 11,022 मीटर। सोचिए जो धरती के ऊपर है माउंट एवरेस्ट, उस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है कितना, आप सभी को पता होगा 8,848.57 मीटर है, ठीक है। आप मान लीजिए कि लगभग 9,000 के आप अप्रोक्सीमेशन में आप इसे मान सकते हैं। और सोचिए धरती के नीचे गहराई कितनी है, 11,022 मीटर, आप इसे लमसम 11,000 तक मान लीजिए। चलिए अब मैं इसके साथ में बात करता हूँ कि क्या और भी जो भी गर्त फेमस है। जैसे हिंद महासागर में एक गर्त है जिसका नाम है सुंडा ट्रेंच, ठीक है। सुंडा ट्रेंच कहाँ है दोस्तों, ये सुमात्रा और जावा के बीच में है। सुमात्रा और जावा जो इंडोनेशिया का जो दोनों द्वीप है उसके बीच में है कौन सा ट्रेंच, तो आपका आंसर होगा सुंडा ट्रेंच है। उस सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सुंडा ट्रेंच जावा ट्रेंच से थोड़ा सा सटा हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे कश्मीर में भारत का एक पार्ट है अक्साई, जब उसे चीन के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया तो उसे क्या नाम दे दिया गया, अक्साई चीन। उसी प्रकार से यहीं पे जो सुंडा ट्रेंच है वो सुमात्रा और जो जावा के बीच में है, तो ये जावा से ज़्यादा किनारे स्थित है।
सुंडा ट्रेंच, तो उसे जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ ही गया कि सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा, हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नटराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित एक भव्य मंदिर है। नटराज मंदिर कहाँ है, तो चिदम्बरम में, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा, कंदरिया महादेव मंदिर, लेकिन पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर। ये भी भगवान शिव को ही समर्पित मंदिर है। अगर बात करूं कि इस कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किन के द्वारा किया गया, तो दोस्तों चंदेल शासक धनदेव के द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा, इस कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धनदेव के द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। दोस्तों अब मैं इसको पूरा बताऊंगा कि इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा से बनने वाले सारे क्वेश्चन अब आपसे छूटेंगे ही नहीं। तो दरअसल 1192 ईस्वी में अफगान के सेनापति मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किया गया था। दोस्तों एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। किसके आदेश पर, तो अफगान के सेनापति मोहम्मद गौरी के आदेश पर ऐसा किया गया था। अब वीडियो में बने रहे, मैं आपको बताऊंगा कि इस 2.5 दिन को झोपड़ा को 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है। और एक बार दोस्तों एग्जाम में आया था क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, एक मंदिर है, मस्जिद है, गोकुल है, क्या है। तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा दरअसल में एक मस्जिद है। ये मस्जिद इससे पहले दरअसल जब ये 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ पे ये बनाया गया है, इसका चलिए आंसर हो जाएगा कहाँ, अजमेर में। इसका जो 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ और मैं फिर इसके बाद में आपको बताता हूँ। तो 1192 ईस्वी में अफगान के सेनापति मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया था। इस जो अभी 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ पे स्थित है, उससे पहले उसी स्थान पर एक मंदिर और एक बहुत बड़ा संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, लेकिन उसे ध्वस्त करते हुए, अर्थात उस संस्कृत विद्यालय और मंदिर को ध्वस्त करते हुए एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। हालांकि जो इसके खंभे थे उसे मतलब जो ये मंदिर के खंभे थे, अर्थात अभी जो 2.5 दिन के झोपड़ा का जो खंभा है वो ये पहले एक मंदिर का खंभा था, लेकिन उसके खंभे को नहीं तोड़ेंगे। इसलिए आप उसे अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको एक मंदिर के जैसा लगेगा। कौन सा, इस 2.5 दिन का झोपड़ा आपको एक मंदिर के जैसा लगेगा। लेकिन क्या किया गया, अभी कुछ दीवारें बना दी गई और उस दीवारें पर कुरान के कुछ आयतें को लिखा दिया गया, ताकि ऐसा लोगों को लगे कि यह एक मस्जिद है। और चूंकि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। तो ये असल में ये मस्जिद नहीं था, एक मंदिर था, और इसके साथ साथ एक महान संस्कृत विद्यालय भी था। ठीक है, इसमें दोस्तों अभी 70 लगभग स्तंभ है इस 2.5 दिन के झोपड़े में, और 70 के 70 स्तंभ वही थे, मंदिरों के ही थे, और अभी भी मंदिरों के ही हैं। ठीक है, 70 स्तंभ, अगर माना जाता है कि इस एक स्तंभ की जो ऊंचाई है लगभग 25 फीट है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस झोपड़े का निर्माण महज 60 घंटों में हुई थी। 60 घंटे का मतलब क्या होता है, 24 घंटा प्लस 24 घंटा प्लस 12 घंटा, मतलब एक दिन प्लस आधा दिन इक्वल टू 2.5 दिन। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था। तो दोस्तों करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। दोस्तों एग्जाम में कई बार आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत किया गया था, एग्जैक्ट डेट पूछता है। तो आपका आंसर होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत मेरे भाई 8 अगस्त 1942 को किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को इसलिए दिया गया था ताकि भारत में जितने भी आम लोग हैं उसे एकजुट किया जा सके और एकजुट करके उसे संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि हमें अंग्रेज़ों से गुलामी का जो ये इतना दिन से जो हम पे ऊपर शासन कर रहा है उससे हम आज़ादी पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, 1942 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका आंसर क्या होगा? विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए। ओनली चर्चिल लिखा हो, लेकिन इनका पूरा नाम था विंस्टन चर्चिल। दोस्तों एग्जाम में ऐसा भी कई बार आता क्वेश्चन कि भारत स्वतंत्रता समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, कौन सा पार्टी की सरकार थी? तो भारत को जिस समय इंडिपेंडेंट मिला था उस समय इंग्लैंड का पीएम क्लीमेंट एटली थे। कौन? क्लीमेंट एटली। अच्छा, बोलते कि कौन सा पार्टी का सरकार वहाँ पे चल रही थी? तो आपका आंसर होगा लेबर पार्टी का सरकार। ठीक है, एग्जाम में कई बार आया वो क्वेश्चन। देखिए, और यह है मेरा लास्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? चलिए, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, इसका आंसर होगा 1930। ठीक है, देखिए नमक सत्याग्रह इसकी शुरुआत कब की गई, और ऐसा ये नमक सत्याग्रह चलाने का ऐसा क्या था जो नमक सत्याग्रह भी चलाना पड़ा भारतीयों के द्वारा? तो दरअसल जब अंग्रेज़ों के द्वारा नमक पर भी टैक्स लिया जब जाने लगा, हमारे ही नमक पर, तो महात्मा गांधी ने इस अंग्रेज़ों के द्वारा नमक पर टैक्स लिए जाने के फैसले के खिलाफ 12 मार्च 1930 ईस्वी को गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल चल निकले कुल 78 लोगों के साथ। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि दांडी मार्च में कुल कितने लोग शामिल थे? पहले में, बाद में तो हज़ारों शामिल हो गए, लेकिन 78 लोगों के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई। कहाँ से? गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के पास से। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और 24 दिनों के यात्रा के बाद अर्थात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी समेत हजारों लोग, एक दोस्तों जगह है गुजरात में ही दांडी नामक स्थान, जहाँ से नमक को बनाया जाता था, उसी जगह पे पहुंचकर अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया नमक कानून को तोड़ दिया और वहीं से नमक बनाना शुरू कर दिया गया भारतीयों के द्वारा। तो दोस्तों इसमें कुल 240 मील का दूरी तय किया गया। एग्जाम में कई बार पूछता है कि ये दांडी मार्च में कुल कितने किलोमीटर का पैदल यात्रा था? तो 240 मील का। कभी कभी इसका ऑप्शन मील में आता है, कभी कभी इसका जो ऑप्शन है वो किलोमीटर में आता है। अगर किलोमीटर में आएगा तो आपका आंसर होगा 390 किलोमीटर। अगर मील में आएगा तो आपका आंसर कितना होगा? 240 मील होगा। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को निकलकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये नमक बनाकर अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया नमक के कानून को भंग कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए मेरा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप इस तरह के क्लास को जानने के लिए आप मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें कि आपको यह क्लास कैसा लगा। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खास करके अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो, तो आप यूट्यूब की ज़्यादा भ्रामक वीडियो में ना पढ़ें। वे लोग बताएंगे आपको वही चीज़ जो आपको 70% आता हो, और आपका एक क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन वो करेंगे नहीं। तो आप दोस्तों आप वैसे लोगों के साथ आप ज़रूर जुड़िए जो आपको एक क्वेश्चन बताए और उससे रिलेटेड जो जितने भी उसके फैक्ट्स हैं आपको वो भी बताने का काम करें। तो ऐसे में आपको 2 फायदा होगा। एक तो आपका क्वेश्चन क्लियर होगा और इसके साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और आप यकीन मानिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको बस कुछ ही क्षण तक आज रहेगा। दोस्तों वो लोग जानबूझकर ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाते हैं, आपको पता होगा अरे मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। एग्जाम में गए, मात्र मालूम चला कि 160 नंबर में आपका GD में मात्र 70 नंबर आया, 80 नंबर आया, 90 नंबर आया। फिजिकल के लिए पास भी हो गया तो मेरिट में छट गया। तो आपको बस अभी से उन सारे भ्रामक वीडियो में नहीं पढ़ना है। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।